हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज से हम लोग जो है वो क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि साइंस जो है वो 3 में डिवाइड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका बायोलॉजी में। तो मैं बायोलॉजी के 3 चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल। ठीक है, सेल क्या होता है? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुई है आपके पास। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। या तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो हम एक सेल से बने हैं या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्टिफाई करने के लिए भी आती है। तो आपने कैसे लिखना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ये मैंने आपको दिया है डायग्राम, ताकि आप इजीली जो है वो जब हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्लांट सेल जो होता है आपके पास, इसमें सेल वॉल होती है जो कि आउटर कवरिंग होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपकी अदर मेम्ब्रेन्स जो होती हैं आपके पास इसमें होती है। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, दैट इज ये है आपके पास प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? और ये आपका येलो कलर का है जो कि साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म होता है आपके पास जेली लाइक सब्सटेंस है और उसमें जो है वो सारी ऑर्गेनलीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब ऑर्गेनलीज क्या हुई आपके पास? ये स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन है, जैसे किडनी है अपना काम करेगी, लीवर अपना काम करेगा, उसी तरीके से सेल में भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और आपके पास ये है लाइसोसोम्स है, क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले सेल के बारे में हमने पढ़ा, अब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये साइंटिस्ट के नेम है, आपको थोड़े टफ लगेंगे लेकिन आप लोगों ने इनको लर्न करने की ट्राई करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो रॉबर्ट हुक है 1665, अगर ईयर नहीं याद रहता है तो नेम ही लर्न कर लो आप लोग। ठीक है, डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क। ठीक है, कॉर्क होती है आपकी पेड़ की बाहर वाली छाल, उसमें डिस्कवर किया था। इन्होंने टर्म दिया था आपका सेल। क्लियर है? क्या टर्म दिया था? सेल। एंटोन वैन लेवेनहुक 1674 में ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, किसमें किया था? प्लांट सेल में। क्लियर है? प्रोकेंजे, जे प्रोकेंजे 1839 में इन्होंने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है आपके पास। ठीक है, ये आपने एज इट इज ही लर्न करना है। जे शेलिडियन 1838 में इन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांट में जितने भी प्लांट है वो किससे बने होते हैं? सेल से। ठीक है, स्टेटेड दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट है टी श्वान 1839 में इन्होंने बोला था जितने भी एनिमल हैं वो किससे बने हुए हैं? सिंगल सेल से बने हुए हैं, उसके बाद ही वो मल्टीप्लाई हुए हैं। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज रॉडॉफ विर्चाओ 1855। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल अराइज हुए हैं वो एक ही सेल से अराइज हुए हैं। ठीक है, एक सेल मल्टीप्लाई किया, फिर वो जो है 4 8, ठीक है, 16, इस तरीके से जो है वो पहले सेल से ही अराइज हुए हैं। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्लियर है? तो ये इन्होंने एक वर्डिंग दी थी। तो ये थे आपके पास साइंटिस्ट। ठीक है, कौन कौन से? रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, जे प्रोकेंजे, जे शेलिडियन, टी श्वान और विर्चाओ आपके पास। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया था सेल, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर किसने देखा था? एंटोन वैन लेवेनहुक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास सेल थ्योरी। ठीक है, ये 2 मार्क्स में आती है आपको सेल थ्योरी, गिवन बाय जे शेलिडियन। ठीक है, किसने दिया था इसको? जे शेलिडियन एंड आपका श्वान ने दिया था। क्लियर है? तो इन्होंने क्या बोला था? जे शेलिडियन और श्वान ने क्या, और आपके पास ये थर्ड थे आपके पास, जो थे आपके पास विर्चाओ। क्लियर है? कौन कौन से थे? जे शेलिडियन 1839 में, ठीक है, टी श्वान थे आपके पास 1839 में, ये 38 या 39, और मॉडिफाई उसको किया था विर्चाओ ने 1855 में। ठीक है, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ
सेल थ्योरी कौन कौन से थे कि ऑल लिविंग सेल आर ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं आपके पास, सेल से बने होते हैं। ये मैंने पहले बताया, सेल इज द स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जितनी भी लाइफ है, हमारी लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो एक सिंगल सेल से हुई है, ठीक है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो एक ही सेल से जो है वो आपका सेल जो आपकी बॉडी जो है वो बनी हुई है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी और इसके पोस्टुलेट्स, ठीक है। 2 मार्क्स में आपको ये पूछा जाता है और आता ही आता है ये। क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारे पास सेल, ठीक है। अब हम इसकी शेप पढ़ेंगे, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कम होता है आपके पास ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा नर्व सेल, स्मॉलेस्ट होता है माइकोप्लाज्म, आपके पास पीपीएलओ भी है आपके पास, ठीक है। तो लार्जेस्ट है सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनी का क्या मतलब होता है, यूनिक, ठीक है। तो आप लोग सब यूनिक हैं, ठीक है। तो यूनी का मतलब है सिंगल, ठीक है। एक ही कॉपी है, कार्बन कॉपी तो नहीं है, एक ही है हम लोग, ठीक है। दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। तो हम किससे मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, तो यानी कि मिलियन और बिलियन ऑफ सेल, मैनी सेल भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर जर्नली सिंपलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ठीक है, सिंगल सेल होगा तो सिंपल फंक्शन होगा और सिंपल ही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा और कम्प्लेक्स ही फंक्शन होंगे, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअल होता है आपके पास, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, जैसे बाइनरी फिशन है आपके पास, ठीक है, अमीबा में, बडिंग है हाइड्रा में, और स्पोर फॉर्मेशन है आपके पास, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन और स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल फ्रॉम 2 इंडिविजुअल, ठीक है। मेल और फीमेल से गैमीट्स आते हैं, वो फ्यूज होते हैं, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो 8th तक आपने जितना जैसे मस्ती करनी थी वैसे कर लिया, लेकिन 9th ऑनवर्ड आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे से आए। जब आप 9th में अच्छे से पढ़ोगे तो आप 10th में भी फिर अच्छा कर जाओगे, ठीक है। फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक क्या हुआ आपके पास, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि पहले और इनकम्प्लीट सेल है। यूकैरियोटिक होते हैं एडवांस में, ठीक है, और ये कंप्लीट होते हैं। प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होंगे यानी कि एक सेल से बने होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो अगर ये सेल है आपके पास तो ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो ऐसे जैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियोइड जिसको हम लोग बोलते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन की उनकी बाउंडिंग नहीं होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जाई है, वो एब्सेंट होंगे, लेकिन इसमें जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं ये प्रेजेंट होंगी। राइबोसोम, राइबोसोम होते हैं आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ये थोड़े छोटे होंगे और स्कैटर्ड रेंडमली इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि कहीं भी प्रेजेंट होंगे, रेंडमली प्रेजेंट होंगे आपके पास, ठीक है। दे आर बिगर एंड दे आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और थोड़ा फ्री भी होते हैं ये, ठीक है। तो अब ये किस किस में होते हैं प्रोकैरियोट्स आपके पास, आर्के बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा है जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इनमें सब में प्रेजेंट होगा ये, एक्सेप्ट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है आपके पास। समझ में आया, कुछ आ रहा है कुछ समझ में, आपके लिए सब कुछ नया है, ठीक है, पर आपने अच्छे से इसको पढ़ना है ताकि अच्छे से मार्क्स हमारे 9th में आ जाएं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास सेल। देखो अब सेल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो अब इसको हम एक ओवरव्यू देते हैं। देखो सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में होती है। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल के बारे में देखें, ये था हमारे पास प्लांट सेल, ठीक है। तो एक तो इसकी सेल वॉल थी और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, एक थी, ठीक है। बाकी थे ये सारे ऑर्गेनेलिज,
क्लियर है? तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज, जो हमने पहले भी पढ़े, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म हुआ सारा जो अंदर वाला मटेरियल है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी आ जाएंगे और नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्चाई कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल, लाइसोसोम, सीलिया एंड फ्लैजेला एंड प्लास्टिड्स, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। नॉन साइटोप्लाज्मिक कौन से हुए? वैक्यूल हुए, क्रिस्टल्स एंड ऑयल ड्रॉप्स हुए, एंड अदर इंक्लूजन। तो ये एक हो गया। न्यूक्लियस में हो गया आपके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है और न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या होता है आपके पास, ठीक है। क्रोमेटिन, अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये है आपके पास क्रोमोसोम, क्लियर है। तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, हाईली क्वाइल्ड होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन, क्लियर है। तो ये क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिन है और ये पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम है आपके पास, ये वो हेरिडिटी मटेरियल है, इस तरीके से समझ लो आप कि ये वो हेरिडिटी मटेरियल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में? नेक्स्ट वन है हमारे पास, सॉरी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी इसको। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाउंड्री, आउटर बाउंड्री ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है, हमेशा लिविंग होती है और मेंटेन इंटरनल बैलेंस, जिसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? एक तो कंट्रोल करेगी मूवमेंट मटेरियल का अंदर और बाहर जाने में, यानी कि अगर ये सेल है, ठीक है, तो कौन सा मटेरियल बाहर जाना है और कौन सा आपका अंदर आना है, ये सारा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करती है, ठीक है। अब किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? एक है ऑस्मोसिस, एक है डिफ्यूजन, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कौन कौन से हैं? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके पास? ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है और आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्लियर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या हुआ आपके पास? देखो, सॉल्वेंट होता है एक सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है आपके पास? जैसे कम क्वांटिटी में, जैसे चीनी है आपके पास, ठीक है, चीनी को हम पानी में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो चीनी क्या हुआ आपके पास? सोल्यूट। सॉल्वेंट हुआ पानी, और दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मूवमेंट है सॉल्वेंट की फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होती है विद हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हुई कि कुछ ही आयंस को या आपके कुछ भी कंपाउंड को या आयन को ये मूव करने देंगे, सबको नहीं ये अलाउ करेंगे, ठीक है, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का अगर हम एग्जांपल देखें तो डिफ्यूजन होता है आपके पास, जैसे आपने एक कॉर्नर में, एक रूम में अगरबत्ती जला दी या धूप जला दी है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि पूरे घर में उसकी खुशबू हो जाती है, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी वही हुआ हमारे पास, लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है। एटीपी एनर्जी को जब हम यूज करते हैं, एटीपी हुई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब एटीपी, ए से एक्टिव, ए से एटीपी, ओके, ए से एटीपी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है, लेकिन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एनर्जी यूज नहीं होती है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, यानी कि अगर ये मेम्ब्रेन ऐसे है तो इसमें थोड़े थोड़े होल होते हैं, ठीक है, जो आयन या पार्टिकल इसकी साइज के होंगे वो अंदर आ जाएंगे, बाकी जो है वो नहीं आ पाएंगे आपके पास, ठीक है। तो इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इसमें ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी,
क्लियर है। लेकिन डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन डिफ्यूजन क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, विदाउट यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सोल्यूशन, ये सिर्फ सोल्यूशन में होता है, लेकिन ये गैस और लिक्विड दोनों में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल वॉल, जो आउटर मोस्ट है आपके पास, ठीक है। सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल हमेशा सेलुलोज से, सी से सी, ओके, सेल वॉल सी, सी से सेलुलोज, ठीक है, सी से सी कर लेना लर्न। सेलुलोज इज अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड, आपको क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्लांट को देता है। इसमें दो टर्म आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस, ओके। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ठीक है, जब भी कोई लिविंग प्लांट सेल जो है वो लूज कर देता है वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस हमने पढ़ा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसमें क्या होता है, वो वाटर लूज कर देता है और जो कंटेंट है उसका, वो जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। देखो डायग्राम से समझते हैं हम, ठीक है। ये है आपके पास एक नॉर्मल सेल, ठीक है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाटर जो है वो इससे बाहर चला जाएगा, ऑस्मोसिस हो गई थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, देखो छोटा होना शुरू हुआ और ये पूरा ही श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम प्लाज्मोलिसिस। क्लियर है, ध्यान रखना, याद रखना चीजों को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल नहीं। और डी प्लाज्मोलिसिस है जब उसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो क्या होगा कि वाटर जो है वो अंदर आ जाएगा और ये दोबारा से फुल जो है इसकी ग्रोथ जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो दो टर्म थी हमारे पास, प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। कुछ टर्म हमारे पास है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसो का मतलब क्या है और हाइपो का क्या मतलब है। देखो अगर आप एक लर्न कर लेते हो, हाइपरटोनिक लर्न कर लो, अगर कंफ्यूजन होता है तो वैसे तो तीनों कर लो, लेकिन हाइपर, हाइपर क्या होता है, हाइपर क्या होता है, जब आपके घर में जो होता है वो आपने सुना होगा हाइपर टेंशन हो गई, भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यानी कि हाई है, सब कुछ हाई है, ठीक है। तो हायर सॉल्यूट आउटसाइड, हायर वाटर इनसाइड, अंदर जो है वो पानी ज्यादा है और सोल्यूट बाहर ज्यादा है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे बॉक्स में ले लें तो ये हमारे पास सोल्यूट ले लो आप लोग, ठीक है, ये सोल्यूट है, तो इसकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और वाटर की भी बाहर ज्यादा है। तो वाटर मूव्स आउट, सेल श्रिंक, ठीक है, वाटर सॉरी अंदर ज्यादा है, ठीक है, और बाहर कम है, तो ये बाहर जो है वो चला जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाई सोल्यूट आउटसाइड, हाई वाटर इनसाइड, वाटर बाहर चला जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का क्या मतलब होता है, सेम, इक्वल सोल्यूट है, इक्वल वाटर है, ठीक है। अगर इसको हम बाहर से ऐसे बॉक्स जैसे बना देते हैं तो बाहर भी इक्वल है अंदर भी इक्वल है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, आपके पास नॉर्मल सेल है। लेकिन हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। तो अंदर जो, इससे हाइपर से ये उल्टा होगा, हाइपर में जैसे हायर सॉल्यूट आउटसाइड था, ये हायर सॉल्यूट इनसाइड है, हायर वाटर आउटसाइड है। तो वाटर बाहर ज्यादा है तो वो अंदर को मूव करेगा और सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। उस प्रोसेस को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया, हाइपर, आइसो और हाइपो। हाइपर में हुआ सॉल्यूट बाहर ज्यादा है और पानी अंदर ज्यादा है, ठीक है। हाइपो में हुआ सॉल्यूट आपका अंदर ज्यादा है और वाटर बाहर ज्यादा है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग, इसमें क्वेश्चन जो है ना बहुत घुमा के पूछते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं सेल को तो वो सेल श्रिंक कर जाता है, तो क्यों कर जाता है, ठीक है। तो आपने ये लिखना है कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें हायर सॉल्यूट आउटसाइड है और हायर वाटर इनसाइड है, तो वाटर बाहर चला जाता है जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर सेल श्रिंक कर गया है तो कौन से उसको सॉल्यूशन में डालेंगे ताकि वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है, स्वेल हो जाए, तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है क्वेश्चन पूछने के। ओके, नेक्स्ट है सेल वॉल। तो ये मैंने एक ऐड किया हुआ है आपके पास कि सेल वॉल जो है वो किस किस चीज से बनी होती है। ठीक है, एक 1 मार्क्स का आ जाता है। फंजाई की काइटिन है, ठीक है, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकिन है, प्लांट सेल की सेलुलोज से बनी होती है, एनिमल में एब्सेंट है, यूनिसेलुलर में भी एब्सेंट है। क्लियर है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आप नीट का पेपर दोगे आगे जाके तो उसमें 1 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, घुमा फिरा के पूछेंगे लेकिन पूछेंगे जरूर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये लार्ज है, सफेरिकल है, सेल ऑर्गेनलीज दैट एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो कंट्रोल सेंटर है सेल का, जैसे हमारा क्या है, हमारी पूरी बॉडी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, उसी तरीके से सेल का कौन है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है इसमें, और न्यूक्लियर पोर होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये देखो, ये इसकी आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये डबल मेम्ब्रेन है, ये यहां जैसे दिखेगी, ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है जो ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है आपके पास। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है आपके पास, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये ग्रीन ग्रीन कलर का। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस है आपके पास। क्या है ये, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस होता है। क्रोमेटिन मैंने बताया आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ये देखो, क्रोमेटिन ही बता रहे हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ओके, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है आपके पास। फिर है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है आपके पास, ये रहा आपके पास न्यूक्लियोलस, ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या है, डेंस और स्फेरिकल बॉडी है, और राइबोसोम की फॉर्म बनाने में हेल्प करता है। तो राइबोसोम जहां होंगे वहां पे किस चीज की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की। समझ में आया। ठीक है, अब इसके फंक्शन है, जितनी भी सेल की एक्टिविटी हो सब कंट्रोल करता है। स्टोर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है आपके पास, यानी कि डीएनए है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर होता है मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को करेक्टर को पास ऑन करना। क्लियर है, जैसे आपके पेरेंट्स के आप में आए हैं, आपसे अगली जनरेशन में जाएंगे। क्लियर है, और रेगुलेट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है कि ये आपके पास सेल है, ठीक है, वो जो होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। अभी हम लास्ट में ये चैप्टर करेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम लोग जो है वो अभी थोड़ी देर में करेंगे लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। मैंने बताया आपको जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। किस किस से बना है, वाटर, प्रोटीन, एंजाइम एंड सॉल्ट से बना होता है। क्या फंक्शन है इसका, ये सेल ऑर्गेनलीज को होल्ड करके रखता है अपने पोजीशन में, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल में हेल्प करता है। ठीक है, वायरस, तो ये है आपके पास वायरस का स्ट्रक्चर। वायरस के पास जो होते हैं ना, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसके कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर ये तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है आपको दिखाने के लिए, नहीं तो बच्चे सोचते हैं वायरस पता नहीं कैसा है। ठीक है, तो ये डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका हेड है। ठीक है, ये नेक है, ये कॉलर है, ये शीथ है, और ये बेस प्लेट है। ये तब तक नॉन लिविंग है जब तक ये बाहर प्रेजेंट है। जैसे ही इसको कोई लिविंग बॉडी मिलती है ना, तो ये क्या करता है, जैसे ही ये बॉडी मिली इसको, जैसे ये सेल मिला, ये इसके अंदर एंटर हुआ और वहीं पे ही फटाफट 1 से 2, 2 से 3 फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, सेल जो है वो बस्ट हो जाता है, और ये वायरस जो है ये पूरे में फैल जाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। बाहर हमेशा नॉन लिविंग होंगे, लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर चले गए तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है आपके पास लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। समझ में आ रहा है। ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज क्या होती हैं, ये वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सी है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जाई बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल है। क्लियर है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन, इनका अल्टरनेट नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER लिखते हैं। ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस टिब्यूल है, सैक्स है। ठीक है, टिब्यूल हुए आपके पास ऐसे, जैसे ये लंबे जैसे टिब्यूल हुए, और ये सैक हुए ये वाले, ये सर्कल वाले ना आपके पास, ये सर्कल है, ये सैक हुआ है आपके पास। ठीक है,
तो कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। टाइप 2 टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। रफ का मतलब होता है राइबोसोम, तो आर से आर, ठीक है, आर से आर, राइबोसोम आर प्रेजेंट। क्लियर है? रफ एंडोप्लाज्मिक होंगे, ठीक है। जो आप ये देखोगे ना डॉट डॉट, ये डॉट डॉट है, जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये हैं आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये राइबोसोम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये राइबोसोम है। जिनके ऊपर राइबोसोम होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, और जिनके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होंगे वो स्मूथ होंगे, ठीक है। ये स्मूथ है और ये रफ है, जैसे इसके ऊपर ऐसे 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 आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये वाले रफ है आपके पास, यानी कि राइबोसोम है। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है आपके पास? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? जहां भी राइबोसोम आता है आपने प्रोटीन सिंथेसिस लिख देना है, ठीक है। स्मूथ में क्या होगा? अब प्रोटीन तो बनाएगा नहीं तो फिर कुछ और बनाएगा। क्या बनाएगा? लिपिड फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है, लिपिड बनाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन, ठीक है। अगर आप बॉडी में ड्रग्स और पॉइजन चला जाता है तो वो उसको डिटॉक्सीफाई करता है, ठीक है, लीवर की तरह ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यानी कि अगर कोई भी ड्रग जो है वो एंटर हो गई है तो उसको जो है वो किल कर देगा और डिटॉक्सीफाई कर देगा। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास गोल्जाई, बॉडीज भी बोलते हैं, एपरेटस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जाई ने। क्लियर है? ये भी आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मॉडिफिकेशन किस में हेल्प करता है? पैकेजिंग में, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। जो कि ये प्रोटीन और लिपिड बनी ना यहाँ पे, ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन बनी, आपके किसमें? रफ में प्रोटीन बनी और स्मूथ में लिपिड बनी। तो अब इसको ट्रांसपोर्ट काम करने के लिए कौन करेगा? गोल्जाई बॉडी करेगी, ठीक है। इसके फ्लैटर्न मेम्ब्रेन सैक लाइक क्रिस्टल, देखो ये वाले, ये ऐसे जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऐसा जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। और ये जो है वेसिकल आपके पास ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दैट आर वेसिकल, सर्कल में, ठीक है, सराउंडेड बाय स्मॉल वेसिकल लोकेटेड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम या लिपिड बना, अब उसको वो पूरी बॉडी में जो है, पूरे सेल में जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके फंक्शन क्या क्या है? मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड रिसीव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी लिया उसको मॉडिफाई करेंगे। लाइसोसोम, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स को भी फॉर्म हेल्प करता है बनाने में। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है, जहां पे प्रोटीन और लिपिड की जरूरत होगी वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। और प्लांट में ये सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है आपके पास गोल्जाई बॉडीज, ठीक है। थोड़ा लंबा है चैप्टर, लेकिन आपको तो पूरा ही करके जाना है। क्लियर है? थोड़ा पेशेंस से बैठना पड़ता है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स, ठीक है। सुसाइडल बैग्स का क्या मतलब है? ये जो होते हैं ना, ये अपने सेल को ही खा जाते हैं, ठीक है। अगर ये सेल बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो एंजाइम जो होता है वो अपने ही सेल को खा जाएगा, तो उसको हम, इसलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। लाइसोसोम ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कि वेस्ट मटेरियल को तोड़ता है और वर्न आउट ऑर्गेनेलीज भी करता है ये, ठीक है, यानी कि वियर एंड टियर भी करेगा सेल की, ठीक है। ये बाहर इसकी, ये देखो इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट है, ऐसे जैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, यानी कि तोड़ने में, कोई भी फॉर्मेशन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसको वो तोड़ते हैं। और ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन भी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल स्फेरिकल सैक सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल को करते हैं। क्लीनिंग ऑफ सेल, जब वेस्ट मटेरियल को इनगल्फ करेंगे तो क्लीन भी करेंगे सेल को, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है ये बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट, और इनको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अगर ये बर्स्ट हो जाते हैं तो ये अपने ही सेल को खा जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन की नेम द ऑर्गेनेलीज विच इज नोन एज सुसाइडल बैग, तो आपको लिखना है लाइसोसोम्स। क्या लिखना है? लाइसोसोम। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, अब हम इसके अगर स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, देखो ये रही हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये पर्पल कलर की। ठीक है, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, जो ये फोल्डी टाइप है ना, ये सॉरी ये वाली। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, आउटर, इनर और मैट्रिक्स। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड परमेबल, परमेबल हुई हर एक आयन मॉलिक्यूल जितना भी होगा वो सबको अलाउ कर देगी। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन अभी बताया मैंने, देखो ये फोल्डेड है, ये फोल्ड, ये फोल्ड। ठीक है, ये फोल्ड आपके पास, तो ये इनर मेम्ब्रेन है। और मैट्रिक्स जो होती है, एंजाइम होते हैं इसमें, डीएनए और राइबोसोम होता है। देखो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सर्कल सर्कल, छोटे छोटे डॉट डॉट, ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट। ठीक है, ये आपके पास राइबोसोम है, और ये जो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इसके अपने पास डीएनए है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, सेल डेथ में हेल्प करता है ये। इट हैज इट्स ओन, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी कर जाते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेम द ऑर्गेनेलिज विच इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज, तो आपने लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो जितने भी एडवांस सेल हैं, हम लोग हैं, तो उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है और मैच्योर आरबीसीज में ये एब्सेंट होता है आपके पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज है, कोई भी नहीं छोड़नी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्लास्टिड, पी से लर्न कर लेना, लर्न की प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, इंक्लूडिंग एल्गा। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? फूड मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज में, और जो ग्रीन कलर का होता है, कोई भी कलर है प्लांट का, उस प्लास्टिड से ही आता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली बाहर वाली, और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। इसमें आपके पास ये जो है, ठीक है, ये स्ट्रोमा है आपके पास, STOMA, और एक ग्रेना होता है। ठीक है, ग्रेना ये है। ठीक है, ये स्टेमा है और ये स्टोमा है, जो नीचे वाली येलो येलो दिख रही है आपको, ये पूरा जो है ये स्टोमा है, ग्रेना है आपके पास। ठीक है, ये येलो वाला स्टोमा है और ये वाला आपके पास ग्रेनम है। क्लियर है? ये थैलेक्वाइड है, ये लैमिने है, इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके टाइप है क्लोरोप्लास्ट आपके पास। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, तो क्लोरो से तो आपको पता लग ही गया होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के होते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ग्रेना एंड स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये येलो कलर का स्टोमा है और ये पूरा ग्रेनम है। ठीक है, और प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स और स्टेम में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्रोमो। क्रोमो का क्या मतलब है कि कलर तो होगा लेकिन ग्रीन नहीं होगा, कोई और कलर होगा। ठीक है, जैसे फ्रूट्स को कलर देता है ये, या फ्लावर को देता है, तो कैरोटीन में ऑरेंज। ठीक है, जेंथोफिल येलो, और लाइकोपिन आपका रेड। जैसे टोमेटो का है, कैरेट का है, कोई भी फ्लावर है तो क्रोमोप्लास्ट है आपके पास। ठीक है, ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, कोई भी कलर नहीं है। तो इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि स्टोरेज फूड करेगा, स्टार्च और ऑयल करेगा, और प्रोटीन ग्रेन्यूलर स्टोर्ड, सिर्फ ये स्टोरेज में ही हेल्प करेगा आपके पास। समझ में आ गया प्लास्टिड्स का? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये लार्ज स्टोरेज सैक होते हैं, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के, ये वाले। ठीक है, ये वाला आपके पास ये वैक्यूल है। बाहर की कवरिंग को इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि टोनोप्लास्ट इज द आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल। क्लियर है? ये सेंट्रल वैक्यूल है आपके पास, ये वाला, ये जो बना हुआ है, और ये सेल सैप है। क्लियर है? एनिमल सेल में ये स्मॉल साइज में होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये लार्ज साइज का होता है। ठीक है, अब इस सेल सेट में होता क्या क्या है? वाटर है, शुगर है, मिनरल्स हैं एंड वेस्ट है। मेनली टर्जिटी किस में हेल्प करता है? ताकि सेल जो है वो टर्जिट रहे। ठीक है, रहेगा तो उसकी शेप की सेल की शेप भी अच्छी बनेगी, और ऑस्मोटिक बैलेंस में भी ये हेल्प
करते हैं। तो ये है वैक्यूल का, और ये हमने सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं अब वो हमने कर ली हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मैंने ऐसे फंक्शन जैसा दे रखा है, ये ऑर्गेनेलीज का नाम है और ये इसका फंक्शन है। तो न्यूक्लियस है, ब्रेन है, ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन है, तो कंट्रोल जितनी भी रेगुलेट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सेल एंड कंटेन हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर होता है आपके पास कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। स्मूथ में आपका लिपिड बनता है और रफ में राइबोसोम होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू द सेल। गोल्जाई बॉडीज क्या है, प्रोटीन जो है कि बनी, ये जो बने इसमें सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम है आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस में, और लाइसोसोम है सुसाइडल बैग है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, और डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनेलीज एंड देयर functions, ठीक है। मूव फॉरवर्ड फॉर लास्ट टॉपिक और दिस चैप्टर इज सेल डिवीजन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हायर क्लासेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है सेल डिवीजन, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड, ठीक है, नए सेल जिसमें बनते हैं उसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है, सेल जो है वो डिवाइड हो गया है। तो टू टाइप के हैं आपके पास, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है ना, 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, और मियोसिस में 4 हैप्लॉयड आपके डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। अब इसके 4 फेसिस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर है, PMAT, ठीक है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज सबसे पहली स्टेज है, ठीक है, जिसमें जो 2 आपके पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, पहले भी मैंने बताया आपको, ठीक है, क्रोमोसोम है, ये जो होते हैं ना, ये ऐसे करके मेटाफेज का मतलब होता है कि ये मेटामेरिक प्लेट, ये वाली जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको, इसको हम प्लेट्स बोलते हैं, मेटामेरिक प्लेट। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये इसमें लाए हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं ये, ठीक है। फिर क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है कि बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और टीलोफेज में ये प्रॉपर हो जाएगी और थोड़ा सा रहेगा कर्व इसमें ऐसे करके, ठीक है। और फिर आपका टीलोफेज के बाद जो लास्ट आता है, इसमें जो है ये दे आर टोटली डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल, ठीक है। अब मियोसिस में इस रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इसमें जो है वो रिडक्शन होती है, रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इज मियोसिस में। ओके, इसमें देखो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और फिर मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है, ठीक है। इसमें 4 होते हैं आपके, देखिए ध्यान से देखो, एक ब्लू कलर का है, रेड है और ब्लू है, क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन करेंगे, क्लियर है, ये दोनों कंबाइन करेंगे और ये दोनों कंबाइन करेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ आपके पास, अगर ये है आपके पास, ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएंगे, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये सेपरेट हो गए, ये यहां से सेपरेट हो गए, ठीक है, वो सेम है स्टेजेस। टीलोफेज में जो है वो दोनों जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बनते हैं। देखो ये हैप्लॉयड है, यानी कि सिंगल सेल है। ओके, कौन सा है, सिंगल सेल है, और डिप्लॉयड का मतलब है आपके पास 2 सेल है, क्लियर है। तो मियोसिस हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन होती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। समझ में आ गया माइटोसिस और मियोसिस का, क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, डिफरेंस है इसके बीच में। तो माइटोसिस जो है हमारे पास जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट नहीं होते हैं, ठीक है। यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें 2 सेल डॉटर सेल बनते हैं, इसमें 4 डॉटर सेल बनती हैं। डॉटर सेल आर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होते हैं 2n, ओके, 2 डिप्लॉयड हो गए आपके पास, और इसमें हैप्लॉयड 1n होते हैं, क्लियर है, सॉरी
क्लियर है। नेक्स्ट वन है डॉटर सेल आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ठीक है, जितने भी डॉटर सेल बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, लेकिन इसमें डॉटर सेल जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, ठीक है। तो मियोसिस सेल हुई। प्रोड्यूस इन सोमैटिक सेल और प्रोड्यूस्ड बाय गैमीट्स, ठीक है, वन सेल और न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, और इसमें टू और न्यूक्लियर सेलुलर डिवीजन टेक प्लेस होती है। मियोसिस में आपने ये याद रखना है कि आपका क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। क्लियर है। तो उस प्रोसेस को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी 4 आपने लर्न कर लेने हैं, ठीक है। लास्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल। क्या होते हैं? ये वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्लियर है, या उसी में ही प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग गैमीट्स भी बोलते हैं। मेल में प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में। मेल में स्पर्म प्रेजेंट होगा जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, और फीमेल प्रोड्यूस करती है एग जो कि ओवरी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर है। तो यूनिट ऑफ सेल, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपको ये चैनल, ये आपको वीडियो जो है वो ठीक लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको बैक टू बैक मिलते रहें, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा करा दिया है आपको, क्लियर है, पूरा चैप्टर करवा दिया है बहुत इजी वे में। फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो टॉपिक जो है वो रिपीट करा दूंगी, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।